खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम। मैं हूं शहजाद रज़ा। बात करेंगे कश्मीर की। कश्मीर का जो मामला है इस वक्त पाकिस्तान, भारत और ख़ास तौर पे जो मेन स्टेक होल्डर्स कश्मीरी हैं, वो मोदी सरकार की पॉलिसियों की वजह से इतना गंभीर हो चुका है कि उसकी पेचीदगियों का अंदाज़ा लगाना इंतहाई मुश्किल है। 2 साल पहले मोदी सरकार ने एक गैर कानूनी गैर आइनी इकदाम उठाया। कश्मीर का जो एक स्पेशल स्टेटस था वो उसको ख़त्म करने की कोशिश की, उसको चैलेंज किया। बहुत सारी सियासी जमातों ने, वहाँ की जो लीडरशिप थी कश्मीरी, उनको नज़रबंद किया। और इसकी एक ख़ास बात यह थी कि उस लीडरशिप को भी नज़रबंद कर दिया कि जो भारत नवाज रही है कई दहाइयों से, और भारत के इस गैर कानूनी गैर आइनी तसल्लुत के तहत जो है कश्मीर में इलेक्शन लड़ते रहे हैं। 2 साल गुजर गए, किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं आई। मोदी सरकार का अंदाज़ा था कि इस पर वहाँ पे इकनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी, सियासी एक अमल भी शुरू होगा और जल्द ही कश्मीरी इसको मान लेंगे। लेकिन बिल्कुल उन्होंने इसको तस्लीम नहीं किया और 2 साल बाद नरेंद्र मोदी ने भारत नवाज कश्मीरी रहनुमाओं को बुला के न्यू दिल्ली में एक मुज़ाकरात किए। APC कह लें या कॉन्क्लेव कह लें, आप उसको जो भी नाम दे लें। उसमें किसी किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ। जो सियासी रहनुमा कश्मीर से आए थे उन्होंने कोई ख़ास इस पर कैटेगोरिकल कोई तबसरा करने से गुरेज किया। और ये वही सियासी जमातें हैं जो भारत नवाज रही हैं, लेकिन भारत के उस गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। मोदी सरकार की ख्वाहिश है कि ये सियासी जमातें, जिसमें महबूबा मुफ्ती की जमात शामिल है, उमर अब्दुल्ला की जमात शामिल है, ये मिलकर वहाँ पर इलेक्शन लड़ें ताकि उसको एक लेजिटिमेसी दी जा सके। और जल्द अज जल्द कश्मीर में जो एक हल्का बंदियों का भी एक मामला, वहाँ पे एक ढकोसला चल रहा है, उसको भी जो है उन्होंने रिजॉल्व करने की बात की। दूसरी जानिब कश्मीरियों ने ये कोशिश की, जो खबरें बाहर आई कि कश्मीर का जो पुराना एक निज़ाम था, एक कश्मीर का जो स्टेटस था, उसको बहाल किया जाए। मोदी सरकार की जानिब से किसी किस्म का इस पर कोई रिस्पॉन्स ऐसा नहीं आया और टाल मटोल से काम लिया गया। अब सियासी जमातें भी जो भारत नवाज हैं वो फंसी हुई हैं कि अगर वो इलेक्शन में जाती हैं इस निज़ाम के तहत तो उनका जो केस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मोदी सरकार अगर इलेक्शन करवाती है, उसकी किसी भी किस्म की माजी में भी कोई पजीराई नहीं होती थी, ना उसकी कोई लेजिटिमेसी होती थी और अब भी उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो मेन स्टेक होल्डर्स जिनकी मैंने बात की कश्मीरी, वो उसी तरीके से जुल्म सितम का सामना भी कर रहे हैं। और इसमें जो मोदी सरकार की एक जारहाना किस्म की पॉलिसियाँ हैं, और वो मोदी हुकूमत जो है कश्मीरियों को अपना शहरी जो है वो गर्दानती है, भारत का शहरी गर्दानती है, लेकिन उनके साथ जो सलूक करती है वो इस किस्म का है कि जैसे वो एक ऑक्युपाइंग फोर्स है और उन्होंने वहाँ की आवाम को महकूम बनाया हुआ है। उनके जो राइट्स हैं उनको बुरी तरीके से जो वायलेट करी, इस पर कहने की कोई ज़रूरत नहीं। आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इस पर खासी तफसील से इज़हार ख्याल किया। इस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो मुज़ाकरात का अमल है, क्या वो शुरू हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान ने एक शर्त रखी, अगर आप कश्मीर का वो स्टेटस बहाल जब तक नहीं करते या कम अज़ कम एक रोड मैप नहीं देते जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा, तब तक बातचीत का ना कोई इम्कान है ना कोई फ़ायदा है। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं ज़ाहिद हफीज़ चौधरी साहब, तर्जुमान है वज़ारत ख़ारजा के। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिद हफीज़ साहब आपका। डॉक्टर रिफत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिफत हुसैन साहब। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका भी। जाहिद साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। उनकी बातें तो करेंगे, लेकिन पहले बड़ी कन्फ्यूजन भी हुई और लोगों ने तरह तरह के तबसरे भी किए जब वज़ीर आज़म साहब ने यह कहा कि कम अज़ कम हमें रोड मैप दे दें। वो लोगों ने ये भी कुछ अंदाजे लगाए कि शायद ये हमारे स्टेटेड पोजीशन से हमने कुछ लचक दिखाई है। इसको ज़रा मैं चाहूँगा कि पहले आप एक्सप्लेन कर दें। जी बहुत मेहरबानी शहजाद। ये जो हमने कल की फांसी कल जिसे मैं समझता हूँ एक्सरसाइज, उस पर बात करने से पहले आपने ख़ास तौर पर पूछा जो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट के हवाले से। देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कश्मीर के मामले में बड़ी ही क्लियर और एक कंसिस्टेंट पोजीशन रही है। पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया है इंडियन इलीगली एंड यूनिलेटरल एक्शन जो 5 अगस्त 2019 को लिए गए। और उसके बाद हमारी मुसलसल एक डिमांड रही है कि भारत के ये जो इक़दाम हैं गैर कानूनी एक तरफ़ा, उन्हें ना कश्मीरियों ने कबूल किया है, ना पाकिस्तान ने माना है उन्हें, और ना इंटरनेशनल कम्युनिटी ने माना है। हमने हमेशा ये कहा कि भारत को इन इक़दाम को वापस लेना होगा। ठीक। हमने साथ ये भी कहा कि हम एंगेजमेंट की पॉलिसी में बिलीव करते हैं, लेकिन एंगेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो एक मीनिंगफुल आउटकम के लिए हो। और हम ये समझते हैं कि भारत के साथ एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट उसके लिए ज़रूरी है। जो कोर इशू है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, दैट इज़ द जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट, बातचीत हो, उसके ऊपर हो और उसके हल की तरफ इकदाम उठाने के लिए हो। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की पोजीशन बहुत वाज़ेह रही है, क्लियर रही है,
कंसिस्टेंट रही। मैं आपसे शहजाद ये भी शेयर करूं कि देखें, जब हम बात करते हैं कश्मीर के ऊपर पोजीशन की, तो एक तरफ आप भारत की पोजीशन देखें 1947 से लेकर, और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान की पोजीशन देखें। भारत पहले मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में लेके गया और उसके बाद उसकी करारदादों पर अमल दरामद करने से उसने इनकार कर दिया। उसके बाद आप देखें कि भारत की जो लीडरशिप थी उस वक्त, उन्होंने कश्मीरियों के साथ ये वादा किया कि ये मसला जो है ये आपकी विशेष के मुताबिक हल किया जाएगा। भारतीय लीडरशिप ने खुद भारत की आवाम से ये वादा किया कि हम मसला कश्मीर को कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल करेंगे। ये क्लियर स्टेटमेंट्स हैं उनकी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो पर बात की। फिर उन्होंने जो पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ बात की, उसमें उन्होंने यही कहा कि जी हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक इसे हल करेंगे। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उनकी अपनी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। फिर आप देखें कि उन्होंने एक जो ये फार्सिकल फसाद क्रिएट किया हुआ था ऑटोनमी का, उन्होंने 5 अगस्त 2019 को उसे भी ख़त्म कर दिया। अब उसके मुकाबले में अगर आप पाकिस्तान की पोजीशन देखें, पाकिस्तान की पहले दिन से ये पोजीशन है कि हम समझते हैं कि मसला कश्मीर एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है और इसका हल होना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक। और वो रेजोल्यूशंस क्या कहती हैं? वो कहती हैं जी एक प्लेबिसिट हो अंडर द यूएन ऑस्पिसेस। और ये एक ऐसा इशू है कश्मीर का शहजाद, जिस पे पाकिस्तान में तमाम स्टेक होल्डर्स वो बिल्कुल इससे मुतफिक हैं, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, सिविल सोसाइटी हो। एग्जैक्टली जो सवाल मैं आपसे कर रहा था, मैं चाहूँगा कि उस पर थोड़ा सा अगर आप आ जाएं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं रोड मैप, दुनिया कहती है कि जी मुज़ाकरात के ज़रिए आप हल करें, ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत मिल के इस चीज़ को तय करें। तो जो हम कहते हैं कि कम रोड मैप तो दें आप, रोड मैप से क्या मुराद है कि वो बताए कि हम अब से लेके इस तारीख तक उसके स्टेटस को दोबारा वापस लेके आ जाएंगे जो पहले था? जी शहजाद, इसमें देखें बिल्कुल क्लियर ये बात है कि हम समझते हैं कि जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 के एक्शन लिए वो इलीगल हैं, यूनिलेटरल हैं और उनकी वापसी भारत को करनी होगी। उसके अलावा हम साथ ये भी समझते हैं कि कश्मीरी लीडरशिप जो इनकारसरेटेड है उसे रिलीज़ किया जाना ज़रूरी है। हम ये भी समझते हैं कि वहाँ पे जो कंटिन्यूड अनअबेटेड एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हैं, मावराए अदालत जो वहाँ पे कत्ल हो रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, उसे बंद होना चाहिए। हम ये भी समझते हैं कि कश्मीरियों के तमाम फंडामेंटल राइट्स, उनकी तमाम फ्रीडम्स जो आज वहाँ पे ख़त्म है, उन्हें भी बहाल होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि कश्मीर के अंदर उन्हें हालात को बेहतर करना होगा, गैर कानूनी इक़दामात को वापस लेना होगा। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर रिफत हुसैन साहब, ये जो मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी की और कश्मीरी रहनुमाओं से, और उनमें वही लोग शामिल थे जो माजी में भारत नवाज रह चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई बर्फ़ पिघली है या इनको कोई ट्रैप करने की साजिश है? क्योंकि अगर वहाँ पे इलेक्शन इस निज़ाम के तहत होते हैं तो वो क्रेडिबिलिटी, वो डिमांड, वो सुप्रीम कोर्ट के केसेस, वो कहाँ जाएंगे? उन भारत नवाज सियासी रहनुमाओं की क्या पोजीशन होगी कश्मीरी अपने वोटर्स के सामने भी? जो बर्फ पिघलने की आप बात कर रहे हैं, तब वो की बजाय आपको बर्फ मजीद जमती नजर आती है, क्योंकि ये जो कश्मीरी लीडर जो हैंडफुल लोग हैं, 17 लोगों को वही लोग हैं आजम ने अपने मतलब ये जो लोग हैं ये कश्मीर के साथ फेसफुल नहीं है। तो इसके लिए मोदी सरकार ने इनके साथ करके वो है कि दुनिया को इजाजत दिया जाए कि हम कश्मीर के लिए उसके अंदर उनका मोदी सरकार तो अब उनकी इम्प्लीमेंटेशन के यानी डॉक्टर साहब माजरत आपको रोकना चाहूंगा, आपकी कुछ आवाज़ का मसला है ऑडियो का, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ ये सवाल लेके। ब्रिगेडियर साहब, ये जो बात है कि ये गर्म जोशी है, बर्फ़ पिघल रही है या मोदी ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने देखा कि माजी में यही सारी सियासी जमातें जो वहाँ पे हमें चेहरे नज़र आए, इन्होंने छुरा घोंपा है कश्मीरियों की पीठ में। तो क्या इस दफ़ा भी आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि वो मोदी के इस निज़ाम के तहत इलेक्शन में जाने को तैयार हो जाएंगे, दोबारा कश्मीरियों के साथ उनके खून का सौदा करने को फिर एक दफ़ा तैयार होंगे सब लोग?
देखें, इसमें एक तो बात यह है कि इंडिया ने जो मुज़ाकरात किए हैं ये बड़ा क्लियर रखें कि ये उनको टोटल आइसोलेट हो चुके हैं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, यूएसए, वॉकटॉक, एवरीबॉडी हैज़ डिप्लोर्ड। इसलिए ये मजबूरन अब ये दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए कर रहे हैं कि जी हम इंगेजमेंट कर रहे हैं, हम कश्मीरी लीडर्स जो हैं वो हमारे साथ आके बात कर रहे हैं, हम उनको वहाँ कश्मीर नॉर्मलाइज हो गया, कोई अट्रॉसिटी। जी ब्रिगेडियर साहब, आपकी आवाज़ का कोई इशू? कि इनको किसी तरह राम जी कर जी लें, अपनी मर्जी के मुताबिक इनको मना लें कि जी अब इलेक्शन होंगे, राइट। आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, दुनिया को बताएं कि कश्मीरी एक्सेप्टेड द फेट और वो अभी वो नॉर्मलाइज हो गए हैं। लेकिन बात समझने की, कश्मीरी ये जो लीडर्स हैं, ख़ास तौर पे मुफ्ती ये महबूबा साहिबा और उसके बाद उमर फ़ारूक और फ़ारूक अब्दुल्ला, ये वहाँ पर अब उनको समझ आ गई है कि अगर हमने यहाँ पर कोई अब सौदेबाजी की तो हम कश्मीर में एंटर नहीं होने देंगे। कश्मीरी वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हैं, जो उनके साथ जुल्म और बर्बरीत हुई है, दे कैनॉट फॉरगेट इट। इसलिए वो मजबूर थे कि इसको एक्सेप्ट ना करें और वो ये कहें जी नहीं हमें जी आप तो 30-70 को भी रिस्टोर करें या 35A को भी करें, उसके बाद हम कोई बात कर सकेंगे। सेकंड, ये एक बहुत ख़तरनाक खेल खेल रहा है ये जो अमित शाह है, ये इसने एक जो है आपके सामने डिमिलिटेशन कमीशन भी बना लिया है। उसमें जो उन्होंने सबसे ज़्यादा ख़तरनाक प्लान बनाया हुआ वो ये है कि वो जम्मू डिवीज़न के अंदर जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ पर 7 कॉन्स्टिट्यूंसी और बना रहे हैं जहाँ किसी तरीके से वो हिंदू मेजॉरिटी है इसको उसमें लेकर आएंगे। और फिर वो तकरीबन जो कश्मीरी हमारी 46 सीट्स हैं ये कश्मीरीज़ के, और तकरीबन बीजेपी और पीडीपी जो हैं इनके मिला के फिर तकरीबन 7 और ऐड करें तो 44 हो जाती है। इट्स अ वेरी डेंजरस स्टेट। इसलिए मेरे ख्याल में ये मजबूर हो गए एंड दे हैव टू रिफ्यूज़ कि नहीं जी हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और साथ ही साथ जो मर्दी मुज़ाकरात हों, जब तक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो रहनुमा गिरफ्तार हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते, वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये सारी शैम बातें और ये हमें कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और पाकिस्तान का स्टांस बड़ा क्लियर था, बल्कि 1-2 दिन पहले जो इन्होंने स्टेटमेंट दे दी थी कि वी डोंट एक्सेप्ट इट, ये एक बहुत अच्छा गया। दायरे कश्मीरियों को भी तसल्ली हो गई कि पाकिस्तान किसी लिहाज से भी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा एंड वी आर स्टैंडिंग विद द कश्मीरी को। देखें, कश्मीरी कोई भी जब शहीद होता है वो पाकिस्तान के झंडे में अपने आप को दफनाया जाता है। दिस शोज़ हाउ मच दे लव, सो पाकिस्तान इज देयर आवाज़। प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बात की थी। तो हमें स्टांस बड़ा क्लियर रखना चाहिए कि जब तक रोड मैन मीन्स स्टॉप ऑल एट्रोसिटीज़, उनको नौजवानों को मारना बंद करो, शहीद करना बंद करो, औरतों बच्चों पर जुल्म करना बंद करो, उनके कारोबार खोलो, डेमोग्राफी चेंज करनी बंद करें। ये चीज़ें जब आप करेंगे तो दैट, और फिर साथ कहें कि सो एंड सो डेट वी आर गोइंग टू रीस्टोर। वेरी राइट, वेरी राइट। मैं वापस आता हूं सर। डॉक्टर साहब आई थिंक ये हमें हर अर्थ में करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, एक तरफ नरेंद्र मोदी भी फंसा है, दूसरी तरफ वो भारत नवाज कश्मीरी रहनुमा भी फंस गए हैं एक तरह से। अगर वो इलेक्शन में नहीं जाते मिसाल के तौर पे, तो वो बीजेपी के लिए मैदान खुला छोड़ेंगे, मोदी जो भी करना चाहेगा वहां पे कर सकता है। अगर वो इलेक्शन में जाते हैं तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी सिफर है, उनके वो सुप्रीम कोर्ट की पिटिशन, वो सारा कुछ जो है वो बिल्कुल एक मजाक ही साबित होगा। तो भारत नवाज होने के साथ साथ उनको अब ये सियासी नुकसान जो हो रहा है, आप इस पर क्या कहते हैं कि दोनों साइडें फंस गई हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से निकलें, और क्या इसका वाहिद हल यही है कि मोदी ने जो गैर आईनी गैर कानूनी फैसला किया तो उसको वापस ले, अपनी साख भी बचाए, कश्मीरियों के पर भी रहम करे, और जो कश्मीरी रहनुमा है उनको भी जो है वो जीना आसान करे? के अंदर इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि सरकार का लिमिटेशन की वजह से एक ही स्कॉलर है जिसने कमेंट किया है कि 104 सीट जो है वो 80 सीट करते हैं और इसमें अच्छा डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर माजरत, आपकी ऑडियो का फिर इशू है कि आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में आ जाएं जहाँ से आपकी आवाज़ थोड़ी ठीक आ सके। जाहिद साहब, आपसे ये सवाल कर रहे थे, डॉक्टर साहब से किया। जी देखें, इस वक्त जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो मीटिंग हुई, हम तो ये समझते हैं कि इट्स अ फार्सिकल एक्सरसाइज। सबसे पहली इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पूरी तरह से कश्मीरियों की। इसमें जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कश्मीरी पीपल, जिसमें लीडरशिप है ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की, और बाकी जो कश्मीरी लीडर हैं, दे वर नॉट इन्वॉल्व। अच्छा, अब जब हम इसकी देखें, उसके ऊपर जो रिएक्शन आया उसमें जो पार्टिसिपेंट्स भी थे
और जो बाकी उसके ऊपर रिपोर्टिंग हुई, तो उसमें एक बात तो क्लियर हो गई कि भारत का जो नॉर्मलसी का एक नैरेटिव था वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गया। दूसरी चीज़ ये कि कश्मीरी जो वहाँ पे मौजूद थे, उनकी तरफ से कंसिस्टेंट ये बात आई कि कश्मीरी बहुत तकलीफ़ में है, कश्मीरी बहुत गुस्से में है, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, वो सफ़र करें। फिर एक हमें ये भी नज़र आया कि अभी तक उन्होंने 5 अगस्त 2019 के जो भारतीय गैर कानूनी इक़दाम हैं उन्होंने किसी तरह से भी कबूल नहीं किया। फिर ये कि उन्होंने तमाम की तरफ से एक रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की और रिवर्सल ऑफ 5 अगस्त 2019 के एक्शंस की बात। और जहाँ तक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कश्मीरीज हैं ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप, उनकी तो एक कंसिस्टेंट पोजीशन है, वो ये कहते हैं कि जी उनका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है उसकी एक्सरसाइज होनी चाहिए और वही वाहिद हल है। तो देखें एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि इंडिया हैज़ कम्प्लीटली फेल्ड इन इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। उसके फेल होने के लिए हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि जो वो कह रहे थे जी वहाँ पे इकनॉमिक डेवलपमेंट होगी, उसकी निस्बत हमें वहाँ पे बल्कि इकनॉमिक बर्बादी, मुआशी बर्बादी नज़र आ रही है। कश्मीरियों के जो हालात हैं वो आप देख रहे हैं, वो समझ रहे थे कि पीस एंड सिक्योरिटी उसकी हालत, आज आप देखें कि 2 साल हो गए अभी तक वहाँ पे मिलिट्री सीज कंटिन्यू कर रहा है। आज भी वहाँ पे डेली बेसिस पे एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही हैं। आज भी कश्मीर की जो लीडरशिप है दैट रिमेन इनकार्सरेटेड। फिर वो बात कर रहे थे जी वहाँ पे एक पॉलिटिकल प्रोसेस की, आज भी आप देखें कि वहाँ पे कश्मीरी उनके साथ पॉलिटिकल प्रोसेस में एंगेज नहीं है। तो हमें ये क्लियर नज़र आ रहा है कि भारत जो है वो अपनी तमाम तर जुल्म के बावजूद, जबर के बावजूद कश्मीरियों की जो विल है उसे सबजुगेट करने में नाकाम रहा है। ठीक ठीक, बिल्कुल सही। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बात हो रही है जो नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया प्रो इंडियन कश्मीरी लीडरशिप को, और जो एक जैसे एक ड्रामा एक स्टेज किया गया। क्वेश्चन ये है कि अगर मोदी किसी तौर पर कामयाब हो जाता है उनको लेओर करने में, ये बावर कराने में, या उनको मनाने में कि वो कश्मीर के इंतखाबात में हिस्सा लें इसी स्टेटस के तहत, तो फिर भी उसकी क्या लेजिटिमेसी होगी इंतखाबात की? क्योंकि जो ट्रू लीडरशिप है, जैसे भी जाहिद साहब कह रहे थे, वो तो पहले भी मिसिंग थी उसमें से और अब भी रहेगी। डॉक्टर साहब देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत मुख्तलिफ है। बात ये है कि हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को गैर कानूनी तौर के ऊपर कश्मीर को अपने अंदर जम कर लिया। मसला सिर्फ कश्मीरी टेरिटरी को अपने अंदर जम करने का नहीं, या कश्मीरी रियासत का खात्मा नहीं जो हिंदुस्तान ने अपने गैर कानूनी इकदाम के जरिए किए। लेकिन जो चीज़ हमारे लिए काबिल फिक्र है वो ये है कि एक तो ये एकतरफा फैसला जो है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने किया, दूसरा ये कि इसके ऊपर हिंदुस्तान के सदर की ताकत इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल 2 और 3 के तहत उस इलाके को हिंदुस्तान के अंदर जम कर लिया गया। इसलिए इस वक्त जो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस है वो दिया जा रहा है 3 जगहों के ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर को, और उसके अलावा जो लद्दाख है उसको विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव या लेजिस्लेटिव बॉडी के उन्होंने ये हक दिया है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसी सूरत हाल है कि जहाँ हिंदुस्तान कह रहा है कि अब कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, अब जो भी वहाँ वो कानूनी फैसला करेंगे वो कानूनी फैसला जो है वो हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक, और उसके अंदर हिंदुस्तान की जो आइन की हुई एक तरह से आप कह सकते हैं जो एग्जिस्टेंस है उसको उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखते हैं जो आर्टिकल 370 था उसने हिंदुस्तानी रियासत को पाबंद किया हुआ था कि वो जो ओरिजिनल एग्रीमेंट है जो 2 रियासतों के माबैन था उसके तहत वो आगे चले। दूसरा मसला ये है कि इस वक्त कश्मीरी जो तशख़्ख़ुस है उसको हिंदुस्तान ने ख़त्म कर दिया 5 अगस्त 2019 के बाद, और अब कश्मीरियों को सिर्फ 2 चीज़ों की इजाज़त दी गई है, या तो वो हिंदुस्तानी सिटीजनशिप अख्तियार करें या शहरियत अख्तियार करें, और अगर हिंदुस्तानी शहरियत अख्तियार नहीं करते तो उन लोगों को डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में ये बातचीत तो दुरुस्त है, लेकिन इसके बहुत भयानक जो है नताइज आएंगे, क्योंकि अगर ये कश्मीरी जो लीडरशिप है वो यूनियन टेरिटरी के अंदर बतौर हिंदुस्तानी शहरी वहाँ इलेक्शन रखते हैं तो आपकी जो कश्मीरी शनाख्त है उस पर एक बहुत बड़ा दबाव पड़ता है। और उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो तमाम कश्मीरी जो डिटेंशन सेंटर्स में जाएंगे उन तक आप रसाई कैसे हासिल करेंगे। इसलिए बहुत सारे कुछ
बहुत सारे इकदाम करने की जरूरत है। तो और क्या डॉक्टर साहिबा हम ये पाकिस्तान को भी समझें करें। कि जो कश्मीरी क़यादत जो पहले भी इलेक्शन लड़ती रही है वहाँ पे इस निज़ाम के तहत, वो अगर इलेक्शन लड़ती है तो वो भारत के उस फैसले को तस्लीम करेगी, बावजूद इसके वो कहें कि जी मोदी ने हमें गारंटी दी है, एश्योरेंस दी है, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम आपके इस मुतालबात को पूरा करेंगे, लेकिन एक दफ़ा जब आप इलेक्शन में चले गए फिर क्या हैसियत रह जाएगी? देखिए ये तो बात नहीं है ना। बात दरअसल ये है कि यूनियन टेरिटरी का मतलब है क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। यूनियन टेरिटरी का मतलब है कि हिंदुस्तान का जो निज़ाम है उसके ऊपर उसी तरह जो है नाफिज होगा। इसका मतलब है कश्मीरी तशख़्ख़ुस खत्म हो चुका है। इसका मतलब है कश्मीरी रियासत जो है जी बिल्कुल। वो जो है कानूनी तौर पर खत्म हो जाएगी। और अगर ये वहाँ इलेक्शन लड़ेंगे तो बतौर कश्मीरी नहीं लड़ेंगे, वहाँ बतौर हिंदुस्तानी शहरी लड़ेंगे जो कश्मीरी नजात के होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और अगर ये इस बुनियाद पे वहाँ इलेक्शन लड़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने कश्मीरियों की शनाख्त के ऊपर उसकी तशख़्ख़ुस को हमेशा हमेशा के लिए ठेस पहुंचा दी हिंदुस्तान के अंदर। और ये मुमकिन नहीं है कि आप उसको रिवर्स कर सकें, क्योंकि वो टेरिटरी को अपने अंदर दम करें जब तक कि वहाँ जो स्ट्रगल है वो ये जद्दोजहद उस लेवल पे नहीं पहुँचती या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई सूरत हाल में तब्दीली नहीं हो। बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब, ये अभी हमने देखा कि बलूचिस्तान में FC के नौजवानों पे अटैक हो रहे हैं और फिर ये लाहौर में भी एक वाक़या हुआ, तो आप समझते हैं कि भारत जो है किसी तौर पर पाकिस्तान को, कोशिश तो उसकी हमेशा होती है, लेकिन ये जो कश्मीर में मामला चल रहा है और जिस मतलब फोकस के साथ पाकिस्तानी हुकूमत इसको दे के चल रही है, हर प्लेटफॉर्म पे उठा रही है, सो हमारी तवज्जो भी दूसरी तरफ करवाना चाह रहे हैं वो, और इस तरीके से अपने मतलब ये नेगेटिव टैक्टिक्स के ज़रिए जो है पाकिस्तान को जो है वो कमज़ोर करने की एक और उन्होंने मुहिम चलाई रखी है इस दफ़ा। देखें, ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है और ख़ास तौर पे मुझे ये हैरानी होती है कि हमारे मीडिया हाउसेस जो हैं वो इन खबरों को, इंडिया को वी डोंट ब्लेम, वो कोई एक चिड़ी भी वहाँ मरती है वो पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं, पाकिस्तान की एजेंसीज को ब्लेम करते हैं, एंड देन वी स्टार्ट गिविंग क्लैरिफिकेशंस। आपके सामने उनका जो सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल है, अमित शाह है, दे ऑल ओपनली से कि हम बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट की मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, हम बलूचिस्तान को अलहदा कर देंगे, पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे। व्हाट द हेल। बात यह है कि आपको कश्मीर का नाम लेते हुए डरते हैं हम जिस तरीके से, तो कम अज़ कम ये तो हमें स्ट्रॉन्ग यहाँ पर पॉइंट लेना चाहिए कि व्हाट इंडिया इज डूइंग। फॉरेन मिनिस्टर ने, DGISPR ने एक बहुत बड़ा डोजियर भी दिया, उसमें जाके सब कुछ प्रूफ दिए, उसके बाद कम अज़ कम एक्सपोज तो करें कि व्हाट इंडिया इज़ डूइंग इट। हम इसको, हमें बहुत एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है। अदरवाइज बलूचिस्तान के जो हालात इंडिया करता है, और ख़ासतौर पर अगर अमेरिकन चले जाते हैं और वहाँ ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं, दैट इज़ वेरी डेंजरस। हमने CPEC कंप्लीट करना है। आज आप CPEC को पीछे कर दें, आप थोड़ा सा स्लो कर दें, आपके लिए सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। बट देन वी मस्ट रियलाइज़ कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, हम एक इस्लामिक स्टेट हैं। अगर हम इकनॉमिक तरक्की करेंगे तो हम अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे। हम IMF वर्ल्ड बैंक की बातों में नहीं आएंगे, उनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। ये सारी गेम है, हु सक्सीड, दिस इज बट एक चेस गेम है जो हमने इसको इंश्योर करना है। आपने सिक्योरिटी के लिए भी 2 डिवीजन रेस कर दिए हैं, हम उसको स्पीड अप भी कर रहे हैं, चाइना से ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं, वो आपके सामने क्वाड ग्रुप भी बना रहे हैं जिसपे वो एनसर्कल चाइना को करना चाहते हैं, जो उसके साथ मुल्क हैं उनको भी सॉर्ट आउट करते हैं। पाकिस्तान वन ऑफ द टारगेट्स। सो दीज आर द इश्यूज हमें समझने की ज़रूरत है, हमें इसको बहुत हाईलाइट करना है। हमने दुनिया को यही बताना है कि पाकिस्तान को असल, चाहे FATF की बात करें, ऑल पोलिटिकल इशूज़, वरना जो इंडिया में ग्लोबल टेररिज्म कर रहे हैं, 1.42 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने कर ली है, उसके बाद वो क्या अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, एक सवाल, उनको कोई पूछने वाला नहीं, एक सवाल सुन लीजिए आप, चाहे आई ड्यू अग्री के उनके स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप अमेरिकन से। जी, आपसे कुछ साल पहले आपको याद होगा ब्रिगेडियर साहब एक सवाल सुन लीजिए, आपसे कुछ साल पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप की जानिब से कुछ स्टेटमेंट्स आई, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान को एक्सटर्नल से ज़्यादा इंटरनल थ्रेट है। तो आपके ख्याल में इट्स हाई टाइम कि हम वो देखें कि अब वो इंटरनल थ्रेट पे तो हमने जैसे काबू पाना था वो पा लिया, अब थ्रेट जो है वो दोबारा से शिफ्ट हो गया है? देखें, इसमें एक दो बातें बड़ी अहम है जो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई। एक है, देखें, पाकिस्तान इज ऑलरेडी अंडर अटैक ऑफ 5th जनरेशन वॉर, और उनका एनिमी का नैरेटिव भी यही है कि किसी तरीके से उन्होंने देख लिया कि फ़ौज स्ट्रॉन्ग है, मुल्क का दहशतगर्दी सिंगल हैंडली प्रोफेशनल तरीके से ख़त्म कर दी है। सो और जो फ़ौज और अवाम में जो एक अतमाद है उसको अब वो तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये तोड़ेंगे तो फिर फ़ौज को खुदा न खासा कमज़ोर करेंगे और फिर वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारी इवन अपोजिशन एडमिनिस्ट्रेटिव, मैं कहूँगा कि वो भी वही नैरेटिव लेके चल रहे हैं, फ़ौज को बुरा भला कहना, प्राइम मिनिस्टर को बुरा कहना,
आई थिंक वी नीड टू स्टैंड यूनाइटेड एज ए नेशन। जब लड़ाई कोई भी करते हैं, चाहे इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, मुल्क को इकट्ठा होना चाहिए, तमाम ऑर्गन ऑफ स्टेट के इकट्ठे होने चाहिए, और फिर आप दुश्मन का मुकाबला करते हैं। ये स्टैंड जो हमें लेना चाहिए, और इसके लिए हमें मीडिया के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर हमारे मिनिस्टर्स को, दे हैव टू ऑल गो ऑल आउट, कि आवाम को आगाह करें कि किस तरीके से वो आपको पेनिट्रेट कर रहे हैं मैसेज के अंदर। कभी वो पाकिस्तान की बुराई करते हैं, कभी फौज की बुराई करते हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर की बुराई करते हैं, कभी हुकूमत की बुराई करते हैं। ये चीज़ें, और ये वो खोला खोला ओपनली कहते हैं। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि हमें इस वक्त बहुत ही ज़रूरत है कि हम इसको डिप्लोमेटिक भी ऑफेंसिव लेके जाएं, ठीक, दुनिया को बताएं फ्रांस हमारी मुखालफत कर रहा है, वी मस्ट रीच आउट फ्रांस। हमें बाकी नेशनली जो मुल्क कर रहे हैं उनको हम बताएं जाके कि इंडिया कर क्या रहा है, और हमारे मुल्क में सफारतखाने दूसरे मुल्कों में हैं, वहाँ सेमिनार करें, वहाँ के अवाम को बताएं, हुकूमत को बताएं। अच्छा, ये व्हाट ऑल इंडिया कश्मीर में कर रहा है। जाहिद क्या साहब हमारा हमारे right साथ है बैठे कश्मीर हैं, के बारे में दफ्तर बात खारजा करें? के तर्जुमान क्या रेड साहब, बात उनसे करते हैं? यही बात आपकी जो आपने सवाल उठाया है, इनसे पूछ लेते हैं जी, और रिस्पॉन्ड करेंगे कुछ। जी शहजाद साहब, जो ब्रिगेडियर हारिस ने बात की, बिल्कुल वो दुरुस्त कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक हमें एफर्ट्स जो है वो उनकी करने की ज़रूरत है। लेकिन आप देखें कि सिंस 5 अगस्त 2019 पाकिस्तान ने जिस तरह मसला है कश्मीर को जो है सफारती सतह पर उठाया, इसमें सिंस 5 अगस्त 2019 3 मरतबा ये मसला जो है कश्मीर का, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ज़ेर बहस आया, इस पे बात हुई। ह्यूमन राइट्स डोमेन में अगर हम देखें तो 2 इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसकी 2 रिपोर्ट्स आई इसके ऊपर 2018-9, और उन रिपोर्ट्स के अंदर बड़ी ठोस किस्म की रिकमेंडेशंस हैं, इंक्लूडिंग द कमीशन ऑफ इंक्वायरी, कि भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मुजालिम हो रहे हैं उनके लिए एक इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया जाए। फिर आप ये देखें कि इसके ऊपर OIC के प्लेटफॉर्म से, OIC की जो इसके ऊपर इंतहाई मरबूत रेजोल्यूशंस हैं, अभी निजर में जो मीटिंग हुई काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की, उसमें इसके ऊपर रेजोल्यूशन आई। उसके अलावा आप देखें कि दुनिया की बाकी जो पार्लियामेंट्स हैं उनके अंदर, UK की पार्लियामेंट के अंदर, आप US कांग्रेस में देखें, इवन पार्लियामेंट्स लाइक पोर्चुगल की पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर एक रेजोल्यूशन आई। उसके अलावा हमारी जो बायलैटरल एंगेजमेंट्स हैं, आप इवन आयरलैंड में आई है, जिस तरह उसमें टर्की ने इसके ऊपर जो है वो बात की, ईरान ने उसके ऊपर, उनके सुप्रीम लीडर ने बात की, बाकी और ममालिक ने जिस तरह मसला कश्मीर के ऊपर बात की। तो इसमें आप फिर इंटरनेशनल प्रेस को देखें कि आज देखें जो इंटरनेशनल प्रेस में जम्मू एंड कश्मीर का मसला है, जो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, जो उसकी लीगल डायमेंशन है, जो उसकी ह्यूमन राइट्स डायमेंशन है, और जो उसकी पीस एंड सिक्योरिटी डायमेंशन है, किस तरह उसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन मैं आपसे शहजाद ये भी शेयर करूं, जो भी डॉक्टर मारिया सुल्तान बात कर रही थी इसकी जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट की लीगल डायमेंशन के हवाले से, और किस तरह भारत के जो 5 अगस्त 2019 के इकदाम थे वो गैर कानूनी। सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन है उनकी खिलाफ वर्जी है। उसके बाद वो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ क्लियरली कहता है, फॉर एग्जांपल 4th जेनेवा कन्वेंशन, के ऑक्यूपाइड टेरिटरी के अंदर उसकी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। अब भारत के जो इकदाम हैं उससे जिस तरह डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, उसके अलावा हम तो कभी भी ये नहीं कहते कि जी भारत। ब्रिगेडियर साहब की बात को मिलाऊं और आपके जवाब को, ये आप बातें बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसी ही ब्रिगेडियर साहब ने जो बात की थी कि जो भी वायलेशन तो उन्होंने कर दी, अपने आइन की भी की, सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की भी की, लेकिन और पूरी दुनिया से रिस्पांस भी एक आ रहा है हमें, अच्छा रिस्पांस भारत के खिलाफ जो है लोग उठ के बात भी कर रहे हैं मीडिया में, लेकिन इसका फाइनल, इसका अल्टीमेट, इसका नतीजा समझते हैं क्या है? अगर सिक्योरिटी काउंसिल से हम कहते हैं कि जी बाकी आप कुछ कार्रवाई करें, भारत पर जोर डालें, कोई अमली इकदाम करें, वो तो जब मुत्तफिक नहीं होंगे परमानेंट मेंबर्स तो कुछ भी नहीं हो सकता। और जैसे उन्होंने कहा कि फ्रांस का एक नाम लिया उन्होंने कि बिल्कुल मुखालफत कर रहा है, तो फिर ये पाया तकमील तक ये बात हतमी या मंतकी नतीजे तक कैसे पहुंचे? शहजाद, ये बहुत अहम आपने बात की है। देखें, मसला कश्मीर को हमने पिछले ओवर 7 डेकेड्स जो है वो उसे हमने अलाइव रखा हुआ है, और हम ये समझते हैं कि जब तक यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन है उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, आज भी मसला कश्मीर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा पर मौजूद है।
आज भी दुनिया ये समझती है कि ये लॉन्गेस्ट आउटस्टैंडिंग आइटम है ऑन दी एजेंडा ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। आज भी दुनिया ये समझती है कि ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है। शहजाद, भारत की क्या कोशिश है? भारत ये चाहता है कि मसला कश्मीर को एक इंटरनल इशू के तौर पर पेश करे। क्या आज दुनिया ये भारत का नैरेटिव मानने को तैयार है? भारत जब ये कहता है कि हम कश्मीरियों के साथ ये बात करने को कि इस मसले को हल कर सकते हैं, क्या दुनिया आज इसको मानने को तैयार है? क्या कश्मीरी उसे मानने को तैयार है? आपने देखा कि जब भारत ने ये गैर कानूनी इकदाम 5 अगस्त को भी लिए तो उनका ये ख्याल था कि हम इसे डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तौर पे पेश करेंगे, हम इसे पॉलिटिकल एंगेजमेंट के इनिशिएटिव के तौर पर पेश करेंगे, हम उसे सिक्योरिटी इम्प्रूव करने के इनिशिएटिव के तौर पर पेश करेंगे। भारत उसमें बुरी तरह से नाकाम हुआ शहजाद। ना वो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नैरेटिव वो अपना सेल कर सकता है, ना वो वहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस का नैरेटिव सेल कर सकता है, ना वो वहाँ पे ये कह सकता है कि जी सिक्योरिटी। आज आप कश्मीर के हालात देखें, जो मकबूजा कश्मीर है, वहाँ पर आपको आज गुस्से के अलावा, आज आपको वहाँ पे मिजरी के अलावा, आज आपको वहाँ पे क्या नज़र आता है शहजाद? बात ये है कि मसला कश्मीर जो है वो तभी हल होगा जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा और कश्मीरियों की विशेष के मुताबिक से हल किया जाएगा। उसको इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी भी तो यूनाइटेड नेशंस पे ही है। ये बिल्कुल इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी है। वेरी राइट। डॉक्टर मारिया, आप हमारे साथ ही हैं जी। मैंने ब्रिगेडियर साहब से एक सवाल किया था और ये कि कुछ साल पहले जो हमें कुछ बयान सुनने को मिले कि हमें ज़्यादा ख़तरा अपने अंदर से है, तो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने, सिविलियन लीडरशिप ने जैसे मुकाबला किया और पाकिस्तान से दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया, तो अब क्या हम ये समझें कि सबसे बड़ा ख़तरा मुसलसल और जो हमारे ऊपर मुसल्लत है वो भारत ही की जानिब से है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब आपके पास सिर्फ भारत नहीं है, आपके पास मगरबी सरहद से भी आपको खतरात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है जब अफगान हुकूमत के अंदर जो हिंदुस्तानी असर रसूख है वो जब अपना जोर पकड़ेगा तो यकीनी तौर के ऊपर आपको पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ देखने में नजर आएंगी। दूसरी बात जो चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए वो ये कि हिंदुस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान और अफ्रीका की इंटेलिजेंस एजेंसी के दरमियान जो इलाक है वो भी यकीनी तौर के ऊपर मौजूद है और आपने अभी उनके बहुत सारे मकासद को उस तरह नहीं माना, उनके बहुत सारे जो आपके ऊपर फरमाइशें थी उनको आपने नहीं माना, तो जाहिर उसके भी असरात होंगे। तो ये अब आपको एक मखलूत दहशतगर्दी का चैलेंज होगा जो अंदरूनी और बैरूनी दोनों खतरात को मिलाकर आपको उनका सामना करना होगा। जी बिल्कुल, आपने भी जैसे कहा कि मगरबी सरहद से ख़तरा है, तो एक हमें हमारे मतलब जैसे तज्ज़िया कारी है जिनकी तरफ इशारा ब्रिगेडियर साहब भी कर रहे थे कि हम ठीक है ये अफगानिस्तान का अपना इंटरनल मैटर है, वो किस किस्म का निज़ाम हुकूमत लाना चाहते हैं, कौन से ग्रो जो हैं या जमातें हैं वहाँ अफगानिस्तान में हुकूमत करेंगी, लेकिन हमें अपोलोजेटिक या ऐसा फील क्यों होना चाहिए या शो क्यों करना चाहिए कि हम तो चाहेंगे कि अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम आए और ऐसी हुकूमत आए कि जिससे पाकिस्तान को कोई ख़तरा ना हो, हमारी मगरबी सरहद बिल्कुल महफूज हो, चाहे वो तालिबान हो या कोई और हुकूमत हो। देखिए, हम तो यही बात कह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि हमारा मसला ये है कि हम साथ या अफ्रीका के साथ मिलकर अफगानिस्तान के अंदर तीसरा फरीक नहीं बनना चाहते, ना ही अफगानिस्तान की तीसरी जंग के अंदर हिस्सेदार बनना चाहते हैं। इसके अलावा तीसरी भी नहीं बल्कि चौथी जंग के अंदर। इसके अलावा सबसे बड़ा मसला सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की खाना जंगी नहीं है, इसके अंदर ये भी है कि जो अफगानिस्तान की सरजमीन है, बिलखसूस TTP, बिलखसूस बलोच नेशनलिस्ट और बाकी तमाम ग्रो जो इस वक्त बैरूनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की बुनियाद या उनकी पुश बनाई की वजह से उनके अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात मुलव्वस हैं, आपको उनका खतरा भी है। फिर इसके अलावा एक और जो फैक्टर वहाँ अभी आ गया है जिसमें मुख्तलिफ क्या सलाहियाँ की जाती हैं वो अलकायदा और आइसिस का है कि इनकी वहाँ जड़ पकड़ने की बुनियाद क्या है। बहरहाल ये एक ऐसा फिनोमेना है जो अमरीका की जो इराक और उसके अलावा जो उनकी मशरक़ वस्ता की जो जंगें उनकी वजह से इस खत्ते के अंदर आए, तो ये आपके लिए यकीनी तौर पे चैलेंजेस के तौर पर उठेंगे। और फिर इनके साथ जो दूसरा मसला है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि अंदरूनी तौर पर अफगानिस्तान में कौन आ रहा है, दूसरा मसला ये कि जो अफगानिस्तान से मंशियात निकल रही है, जो अफगानिस्तान से वॉरलॉर्डिज्म है, उसका क्या खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए इस वक्त आपके लिए कुछ सख्त चैलेंजेस आने वाले हैं और आपको बचाव कौम
इसके लिए तैयार होना होगा और उसके साथ साथ आपको जरूरी इकदाम भी करने हैं। वेरी राइट, वेरी राइट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान हमारे साथ आप मौजूद थी। ब्रिगेडियर साहब, ये जो डॉक्टर साहिबा बात कर रही थी, अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जाके तो कोई कार्रवाई ना कर सकता है ना, क्योंकि हम एक रिस्पेक्ट करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स की और हम चाहते हैं कि वहाँ पे इस्तेहकाम आए और जो अब इस वक्त खाना जंगी की सूरत हाल बनने जा रही है वो किसी सूरत ना बने। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि स्टेबल अफगानिस्तान हो जो पाकिस्तान के फ़ायदे में है। अगर ये मामलात इस तरह नहीं चलते, किसी किस्म का कोई पैचअप या कोई मुतफ़िका तौर पे किसी चीज़ पे वो नहीं होते, तो क्योस होगा। उस क्योस से हम बचें कैसे? जैसे वो कह रही थी इकदाम करने हैं, हमने बॉर्डर तो सिक्योर करने की कोशिश की, और क्या इकदाम करें इसके अलावा हम? देखिए, एक बात पहले तो क्लियर कर लें, जाहिद साहब भी मुझे बेयर आउट करेंगे कि अमेरिकन अफ़गानिस्तान में 300-400 अलकायदा लोगों को मारने नहीं आए थे। दे एट द ग्रैंड डिज़ाइन, वो आके सेंट्रल एशिया के माउथ पर बैठ गए हैं, फिर चाइना को मॉनिटर कर रहे हैं, इधर ईरान को कर रहे हैं, इधर पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट्स को कर रहे हैं। सेकंड बात यह कि वहाँ की हुकूमत को कौन कंट्रोल करता है? ये टोटल अमेरिकन का रिमोट कंट्रोल है, ये अशरफ गनी। अगर अमेरिकन चाहें तो क्या अशरफ गनी वहाँ पे इंटर अफगान डायलॉग में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा? वो वहाँ पर ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनाने में मदद नहीं करेगा ताकि एक गवर्नमेंट बने, उनका गवर्नेंस अच्छी हो, एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट हो, जिसमें पश्तून भी हों, हज़ारत भी हों, ताजिक्स भी हों, सब हों। उसके बाद ऑर्डरली विड्रॉ किया जाए तो फिर तो प्रॉब्लम, जो पाकिस्तान भी ये चाहता है और ये अमेरिका को भी पता है। अगर अमेरिका ये नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका की टेसिड अप्रूवल है। अमेरिका डजंट वांट कि वहाँ पर अमन हो। अमेरिका चाहता है वहाँ पर लड़ाई झगड़ा रहे, खाना जंगी रहे, पाकिस्तान ना सेंट्रल एशिया के साथ तजारत कर सके, वहाँ से बलोचिस्तान में प्रॉब्लम हो, हमारा सीपैट मनसूबा भी नाकाम हो जाए, चाइना के साथ भी हमारे ताल्लुकात ख़राब हों। दीज आर द इशूज़। पाकिस्तान को बड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें ये बात करने की ज़रूरत है अमेरिकन को। वी अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू फेस, वेरी डेंजरस सिचुएशन इज कमिंग अप। अब वहाँ पर रॉ मौजूद होगी, उसके बाद ISIS, दाइश, हरकत अंसार, ये सारा ग्रुप एक नया बन गया है। अच्छा, लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ये आप ये कह रहे हैं कि जब इनमें लड़ाई हो आप जाती है, लेकिन देखें थोड़ा सा एक इसमें एक इशू ये है कि तालिबान का मुतालबा था कि जी फौरी तौर पे आप उसका गैर मुल्की अफवाज का इनखला हो और फिर हम बातचीत करेंगे, जो इंटर अफगान डायलॉग चल रहा है उस पर कोई बात होगी। अमेरिकन जो अगर अब निकल रहे हैं तो उसमें तो एक ये डिमांड तालिबान की तरफ से भी थी, अमेरिकन की अपनी भी मजबूरियां हैं। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस चीज़ पर जोर देना चाहिए कि जब तक किसी किस्म का कोई तस्सिया अफगान जो लीडरशिप मुख्तलिफ धड़े हैं उनके नहीं हो जाता, अमेरिकन ट्रूप्स या इंटरनेशनल ट्रूप्स को वहाँ रहना चाहिए, उसके बाद ही निकलें। नहीं, देखें, ये बात नहीं है। अमेरिकन को ये कहना चाहिए पाकिस्तान को कि 11 सितंबर से पहले इंश्योर कि वहाँ पर एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बने, प्रॉपर उसको हैंडओवर कमांड की जाए ताकि हालात ठीक हों। अदरवाइज तो इतनी सख्त खाना जंगी होगी और उसके फॉलोअर सारे पाकिस्तान पर आएंगे। उनके पास अमेरिकन सारा वेपन इक्विपमेंट उनके पास जा रहा है, क्योंकि वो उनसे जो ट्रुप्स हैं अफगान ट्रुप्स से ले रहे हैं, राइफलें भी ले रहे हैं, APC पकड़े हैं, सब कुछ छीन रहे हैं, तो दे विल बी फुली आर्म्ड। इसका मतलब कि अमेरिकन उसको आर्म कर रहे हैं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अमेरिका को पाकिस्तान को चाहिए कि अगर अमेरिका चाहे तो अशरफ गनी की मजाल नहीं है कि वो वहाँ कॉम्प्रोमाइज करके वेरी राइट, वेरी राइट, बिकॉज अशरफ गनी को पता है कि मैंने वो पैकअप करके बैठा हुआ। बिल्कुल ठीक। मैं आता हूँ वापस डॉक्टर साहब, डॉक्टर रिफत हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, माजरत के उस वक्त जो है कुछ ऑडियो का इशू था। सवाल जो हम डिस्कस तो खैर अफगानिस्तान पे भी हमने कुछ टच किया, लेकिन सवाल आपसे वही कि ये जो मुलाकात हुई ये एक बर्फ पिघली या ये मोदी सरकार का एक ट्रैप था, उनको फंसाने का एक जाल फेंका है कश्मीरी हम भारत नवाज जो रहनुमा हैं, और आप समझते हैं कि वो इस जाल में आ गए हैं और अब आगे इलेक्शन लड़ने की तरफ जाएंगे वो? जी देखिए, वो जो उनका जो गुपकार डिक्लेरेशन है उसकी बुनियादी तौर पे उसको अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें तो उसके अंदर ये जो लीडरशिप जो है, जो कि ऑल पार्टीज और गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से जो 14 लोग मिले हैं मोदी सरकार से, उनका मौका बड़ा वाज़ेह है। वो ये कह रहे हैं कि हम नॉन वायलेंट और निगोशिएटर सेटलमेंट के हवाले से कश्मीर का मसला हल करेंगे। तो ये तो पिछले 70 साल से कोशिशें इस किस्म की हो रही हैं और ना ही नॉन वायलेंस के हवाले से बात हो रही है और ना ही निगोशिएटेड सेटलमेंट के हवाले से बात हो रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि भारत की सरकार की कोशिश ये है कि दुनिया को ये दिखाया जाए
कि भारत एक रीजनेबल मुल्क है, सो कॉल्ड रीजनेबल मुल्क है, और वो इस बात से आमादा है कि इसका किसी किस्म का निगोशिएटेड सेटलमेंट जो है वो इंटरनल सोल्यूशन जो है वो देख डॉक्टर साहब सके। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, एक चीज समझ जी, नहीं जी। आती कि या चलें पाकिस्तान की बात नहीं, हमने मान लिया भारत की बात कि पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा किया, उनकी बात बकौल उनके, लेकिन एक चीज समझ नहीं आती कि कश्मीरी आप रहनुमा हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती हैं, उमर अब्दुल्ला हैं या दूसरे तीसरे लोग हैं, आपके पास जो है वो ह्यूमन राइट्स जो यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज़ हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं, बड़े बड़े मोतबर इदारों ने इस पर बात की है, जिस तरीके से वहाँ पर पैलेट गन का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पर जो है आपको एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जिसकी तरफ जाहिद साहब भी इशारा कर रहे थे, तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज इस चीज़ को रिपोर्ट करती हैं, लेकिन जो प्रो इंडिया लीडरशिप है कश्मीर की वो एक लफ्ज़ भी नहीं कहती, उनकी भी तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ भी वोट लेने जाते हैं, ये इसकी वजह मुझे क्यों समझ नहीं आती। आप अब नहीं, अब उसकी 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 वजह मैं बताता हूँ कि ये वो लीडरशिप है जो कि कश्मीरियों की कॉज को छोड़ के अपनी प्रिविलेजेस और अपने पर्क्स को प्रिजर्व करना चाहती है। और जब से फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो जब से वो पावर से निकाले गए हैं तो उस वक्त वो थोड़ी सी उन्होंने मुखालफत दिखाई है। यही बात महबूबा मुफ्ती साहबा की है और यही बात जो है वो कांग्रेस के लीडर भी ये कह रहे हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये वो लीडरशिप है जिसके साथ डायलॉग करके कोई फायदा जो है वो ना पाकिस्तान को हासिल होगा ना कश्मीरियों के हकूक के हवाले से हासिल होगा। लेकिन देखिए अगर ये लोग में कोई फॉरवर्ड मूवमेंट तो फिर तो मतलब हमें समझ जाना चाहिए ना, ये लोग इसी निज़ाम के तहत इलेक्शन में भी जाएंगे और उसके साथ साथ जो है कश्मीरियों की आवाज भी बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। मेरा तो ये कहना है कि ये जो डिलिमिटेशन की जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो 2026 करने ड्यू थी, लेकिन उसको फॉरवर्ड करके इस वजह से लेके आए हैं कि आपको याद होगा कि जब बीजेपी ने जब ये दोबारा इलेक्शन जीता था तो उस वक्त एक नारा लगा था कि हमारी 44 सीटें होंगी मकबूजा कश्मीर के असेंबली के अंदर, लेकिन वो 44 से क्या उनको तो 6 सीटों से ज्यादा भी नहीं मिल सके। तो ये सारी एक्सरसाइज का मकसद ये है कि डिलिमिटेशन करके आप जो है वो अपनी मेजॉरिटी को वहां पे लेके आए और अपने लोगों से वही काम करवाएं जो आप कर बैठे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिफत हुसैन साहब। जाहिद साहब, इलेक्शन अगर होते हैं इसी निज़ाम के तहत और ये सो कॉल्ड कश्मीरी रहनुमा जो हैं ये उसमें हिस्सा भी लेते हैं, आपके ख्याल में क्या इसके बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? वहाँ पे लोग समझेंगे कि जी अब तो कश्मीरी भी साथ आ गए तो अब कोई मसला नहीं है, क्या बनेगा कश्मीर की? शहजाद, सबसे पहले तो समझने की बात ये है कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं है। वेरी राइट। और इसलिए इसका हल भी अंदरूनी मुमकिन नहीं है। कश्मीर एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है और इसका हल भी इंटरनेशनल पैरामीटर्स और फ्रेमवर्क के अंदर ही होगा। और इंटरनेशनल फ्रेमवर्क जो है वो ये कहता है कि जी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो वैलिड बाइंडिंग इसके ऊपर रेजोल्यूशन मौजूद हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए। आपने जो इलेक्शन की बात की, हम तो हमेशा से ये समझते हैं कि ये एक फार्सिकल एक्सरसाइज है। हम ये समझते हैं कि इलेक्शंस जो है वो प्लेबिसिट का मुतबादल नहीं हो सकते, क्योंकि मसला कश्मीर का हल जो है वो तो प्लेबिसिट में है। उसके ज़रिए कश्मीरियों का जो हक़ खुद इरादियत है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसकी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। अच्छा, इस तो पे कोई भी इलेक्शन जो है वो मुतबादल नहीं हो सकते। इसी पे एक वजाहत कर दें सर, ये आपने जो बात की कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, तो क्या पाकिस्तान और भारत दो तरफा मुज़ाकरात के जरिए इसको हल नहीं कर सकते, या हो सकता है अगर वो यूनाइटेड नेशन की अम्ब्रेला और उसकी रेजोल्यूशन के तहत हो? देखिए शहजाद, हम तो ये समझते हैं कि हम बातचीत के ज़रिए इसे, हम तो बायलैटरल भी एंगेजमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन हमारा ये कहना है कि वो एंगेजमेंट मीनिंगफुल होनी चाहिए, रिज़ल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। उसका कोर जो मुद्दा है वो जम्मू एंड कश्मीर के, हम बातचीत को सिर्फ बातचीत के लिए नहीं करना चाहते, हम बातचीत करना चाहते हैं मसला कश्मीर का हल तलाश करने के लिए। तो इसलिए कोई भी कदम हम ये समझते हैं जो कि मसला कश्मीर के हल की तरफ उठाया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द यूएनएससी रेजोल्यूशंस एंड विशेस ऑफ द कश्मीरी पीपल, हम उसे वेलकम करेंगे। लेकिन अगर कोई भी कदम उसकी मुतजाद सिमत में उठाया जाएगा जो कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन होगा, जो यूएनएससी रेजोल्यूशंस की वायलेशन होगा और जो कश्मीरियों की उमंगों के खिलाफ होगा, हम उसकी भरपूर मुखालफत करेंगे। शहजाद, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब, फाइनल कमेंट जी। अब ये यूएन रेजोल्यूशन की बार बार बात होती है, तो यकीनन ये तो जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन की है कि वो अपनी जो करारदादें हैं उस पर अमल दरामद करवाए, चाहे जो भी हैं।
देखें, अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप तैनात हैं, इसका मतलब कि यूनाइटेड नेशन इसको एक्सेप्ट करती है कि डिस्प्यूट टेरिटरी है। जी बिल्कुल। एक तो ये क्लियर बात है। नंबर 2 बात ये है कि अगर ये इन्वायरमेंट के अंदर आपको यूनाइटेड नेशन की प्रॉब्लम ये है कि दे टोटली कंट्रोल्ड है। अब वो बड़ी पावर्स ने उनको अपना टूल बना लिया, अपनी मर्जी के मुताबिक वो उनको ट्विस्ट करते हैं, क्योंकि फंडिंग भी वो करते हैं। वरना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो लीग ऑफ नेशन बनी थी, उसके बाद 1945 के सेकंड वर्ल्ड के बाद ये बनी यूनाइटेड नेशन, ताकि तस्वीरात खत्म करे, जंगे ना हो, तस्वीरात हल किए जाए, नहीं किए गए। अब वो अपनी मर्जी के फैसले करते हैं। आज पाकिस्तान का ऐसा इशू होता, आप देखें यूनाइटेड नेशन कैसे रेजोल्यूशन पास होता, पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शन भी आ जाती, प्रॉब्लम भी हो जाती। तो दीज आर द थिंग्स। इसलिए ये वी ऑल नो कि उनके इंटरेस्ट क्या है, उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। साउथ चाइना सी की बात करें, क्वाड ग्रुप की बात करें, वेरेवर वी टॉक, वो उनका स्ट्रेटेजिकल पार्टनर। दैट्स व्हाई पाकिस्तान को मैं कहता हूँ अपने रीजन में स्ट्रांग हो। रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, टर्की एंड ये हमारा ग्रुप है, जाके हम अपने हमसाया मुल्कों से कंट्रोल हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। पास सर बहुत बहुत शुक्रिया, माजरत वक्त की कमी, आपके वक्त का। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, जाहिद हफीज़ चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। वक्त खत्म हुआ, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।